तो इसमें हम बात करेंगे पोर्टर्स की जेनेरिक स्ट्रैटेजी के बारे में। माइकल पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रैटेजी टारगेट करती है कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करेगी तो उसके पास ऑपरेट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मींस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह या किस स्ट्रैटेजी के जरिए इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करना चाहिए। सो एज फार एज दिस इज कंसर्न, तो फर्स्ट वन इज कि जेनेरिक स्ट्रैटेजीज माइकल पोर्टर ने जो एडवाइस की हुई वो तीन तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं जेनेरिक स्ट्रैटेजी को। फर्स्ट वन इज कॉस्ट लीडरशिप। पहली चीज़ है हमारे पास कॉस्ट लीडरशिप। या तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ कॉस्ट लीडर ऑपरेट करेगी, या ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी फॉलो करेगी, या एक फोकस स्ट्रैटेजी फॉलो की जा सकती है। कॉस्ट स्ट्रेटेजी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम इंडस्ट्री में एज अ कॉस्ट लीडर ऑपरेट करेंगे। कॉस्ट लीडर का ये मतलब होगा कि हम सबसे कम कॉस्ट इंडस्ट्री के अंदर देंगे, यानी कि हमारी कॉस्ट सबसे कम होनी चाहिए ताकि कोई भी हमारे अगेंस्ट कॉम्पीट ना कर सके। कॉस्ट लीडरशिप बनने का ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकती है लोअर प्राइस के ऊपर एज कंपेयर टू दी राइवल्स। तो अगर राइवल, फॉर एग्जांपल आपको राइवल को मार्केट से आउट करना है, राइवल को आउट परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे कि अपनी प्राइस रिड्यूस कर देंगे। और क्योंकि हमारी कॉस्ट सबसे कम है तो हमारे पास ये एडवांटेज हासिल है कि हम अपनी प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हम अपने कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से आउट परफॉर्म करेंगे और लोगों को अट्रैक्ट करेंगे लो कॉस्ट प्रोडक्ट के हवाले से। दुनिया में कई एयरलाइन ऐसी हैं जो कि बजट एयरलाइन के नाम से मशहूर हैं, और वहाँ पर उनका एजेंडा ये होता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको टारगेट किया जाए जो कि बजट एयरलाइन में ट्रेवल करना पसंद करते हैं। अब उनकी कॉस्ट कैसे कम होती है, वो अपनी कॉस्ट को कैसे कम करते हैं, तो कॉस्ट कम करने के लिए उनके पास कुछ फैक्टर्स हैं जिसके जरिए वो अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी अपनी प्राइस रिड्यूस नहीं करती, राइवल्स जैसी ही प्राइस रखती है, लेकिन क्योंकि कॉस्ट कम हो जाती है तो कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि प्रॉफिट वो ज़्यादा जनरेट कर सकती है। सो हमारे पास कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। एक स्ट्रेटजी हमारे पास ये हो गई कि अगर आपकी कॉस्ट लो है तो हम सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दें। दूसरी स्ट्रेटजी हमारे पास ये है कि हम सेलिंग प्राइस सेम रखें और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इनहेंस कर लें। अब सवाल ये, कॉस्ट लीडरशिप कैसे अचीव हो सकती है, कैसे हम लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बन सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो एक टूल हमारे पास ये है कि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लें। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि आप बल्क प्रोडक्शन करें, बल्क बाइंग करें। फॉर एग्जांपल अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और अगर आप बल्क परचेज करते हैं तो सप्लायर से थ्रू बल्क परचेज आपको बल्क परचेज डिस्काउंट मिलेगा, आपकी मटेरियल की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी एंड ओवरऑल आपकी जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो रिड्यूस हो सकती है। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पे जो कंपनीज ऑपरेट करती हैं उन्हें कॉस्ट एडवांटेज हासिल होता है। इसी तरीके से लेटेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके भी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है। सिमिलरली अगर हमें फेवरेबल एक्सेस मिल जाए सोर्स ऑफ सप्लाई का, जो कि इकोनॉमी ऑफ स्केल का ही एक पार्ट है जिसे हम परचेज इकोनॉमीज कहते हैं, तो उससे भी हम फायदा उठा सकते हैं। या हम किसी ऐसे कंट्री में ऑपरेट करें जहां पर जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वहां से ओरिजिनेट होती है, तो वहां से हमें सस्ती सोर्स ऑफ सप्लाई मिलेगी, वहां से भी हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को किसी और कंट्री में रेलोकेट कर दें, फॉर एग्जांपल अगर एक कंट्री है वो चाइना में अपना प्लांट लगाती है या किसी और कंट्री में प्लांट लगाती है जहां पर लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा चीप है, चीप लेबर कॉस्ट अवेलेबल है, एनर्जी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा चीप है, वहाँ पर आपको सब्सिडीज मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो ओवरऑल हमारी कॉस्ट को डिक्रीज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हम एज अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर नहीं ऑपरेट करना चाहते तो दूसरी स्ट्रेटेजी हमारे पास ये है कि हम अपने कंज्यूमर को परसुएट करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर है दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में। तो एज हम सुपीरियर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसकी निशानी ये होगी कि हम फिर प्राइस जो चार्ज करेंगे वो प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करेंगे, हाई प्राइसिंग चार्ज करेंगे। इसकी एक एग्जांपल हो सकती है आपके पास
एप्पल कंपनी की, जो कि अपने मोबाइल फ़ोन, अपने लैपटॉप्स कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे चार्ज कर सकते हैं। एक इसकी एग्जांपल ये बन सकती है कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं। सो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज के लिए अल्टीमेटली अगर आपके पास ब्रांड मौजूद है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, आपका ब्रांड इमेज बहुत अच्छा है, आपके ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं, कस्टमर लॉयल्टी आपके पास है, तो अल्टीमेटली कस्टमर इज विलिंग टू पे यू हाई प्राइसेस अगेंस्ट योर प्रोडक्ट। तो फिर आपको लो प्रोड्यूसर बनने की जरूरत नहीं है, आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को हाई प्राइस चार्ज करके भी अचीव कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन कैसे अचीव किया जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक ब्रांड इमेज डेवलप करना है। अगर आपका एक ब्रांड इमेज ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर आपके सेलेक्टेड होंगे और वो आपसे आपकी मर्जी की प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट खरीदेंगे। सिमिलरली अगर प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करनी है, तो प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आफ्टर सेल्स वारंटी एडिशनल देते हैं तो वो एक स्पेशल फीचर हो सकता है। इसी तरीके से कोई ऐसा फीचर आप उसके अंदर स्टैंड आउट कर दें जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं बना। सिमिलरली हमारे जो वैल्यू चेन है, अगर उस वैल्यू चेन को हम अफेक्टिवली यूटिलाइज करें और उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सपोर्ट एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करें, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ पर भी हमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, हमारी ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। सिमिलरली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए भी हम नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं और प्रोडक्ट के फीचर्स को इन्हेंस कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस कंज्यूमर से चार्ज कर सकें। एक तीसरी स्ट्रैटेजी माइकल पोर्टर ने डिवाइस की है उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे ऑपरेट नहीं कर सकते। तो या तो हम बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करें, या फिर हम किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द मार्केट को टारगेट करें। अगर हमारा बिजनेस अभी छोटा है, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो एक छोटे सेगमेंट को टारगेट करें रादर देन पूरी मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करें। इसके लिए हमें ये करना है कि हमें पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर आइडेंटिफाई करना चाहिए जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, और उनके लिए फिर हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाएंगे जो स्पेसिफिकली टेलर करेगी उनकी नीड्स को। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ एयरलाइंस ऐसी होती हैं जो सिर्फ डोमेस्टिकली ऑपरेट कर रही होती हैं एंड दे डोंट नीड मच एयरक्राफ्ट, और ज़्यादा उनके पास इतनी ज़्यादा कैपिटल अवेलेबिलिटी नहीं होती कि वो इंटरनेशनल रूट के ऊपर भी प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकें। लेकिन ग्रेजुअली दे कैन बिकम इन्वॉल्व विद दी लार्ज मार्केट। अगर उनका एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, एक पर्टिकुलर सेगमेंट अगर इंक्रीज होता है, सक्सेसफुल होता है, तो वो दूसरे सेगमेंट के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक नीश मार्केटिंग के तौर पर ऑपरेट करना एक तीसरी स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर फोकस में भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप एक कॉस्ट फोकस स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करें। किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में जितने भी प्रोड्यूसर ऑपरेट कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट उन सब में लो होनी चाहिए। सिमिलरली हम एक डिफरेंशिएशन फोकस स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में हम ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या हमारे डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट या हमारे फीचर तमाम प्रोवाइडर से सबसे ज़्यादा डिफरेंट होने चाहिए। So, question is which strategy to follow? So, Porter argues that a firm must pursue one of them. स्टक इन द मिडल, यानी कि अगर हम चाहें कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर लो कॉस्ट ऑपरेट करें, कुछ के अंदर क्वालिटी प्रोडक्ट ऑपरेट करें, तो ये स्टक इन द मिडल स्ट्रेटेजी होगा और इससे हमें फायदा नहीं होगा। ये हमारे लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती। सो दोज फर्म्स विच lacks the market share, capital investment, and resolves to play the low cost game, the industry wide differentiation is necessary to obviate the need for a low cost position or the focus to create differentiation or a low cost position in a more limited sphere. तो या तो आप कॉस्ट लीडर बन जाएं या फिर आप डिफरेंशिएशन करें, और अगर आप एक फोकस स्ट्रेटजी करना चाहते हैं तो उसमें भी एक सेलेक्टेड स्ट्रेटजी हमें लेनी है, विच इज अ लो कॉस्ट कॉस्ट फोकस या डिफरेंशिएशन फोकस।
For example, a company who sell its product at a price below that of similar rival product is likely to have adopted a differentiation strategy. Rival से हम लो प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स कि हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं? तो अंडर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी हम प्राइस हाई ऑफर करते हैं, लो ऑफर नहीं करते. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. H provides a range of products and services that are tailored specifically to sports players. What type of strategy is H adopting? क्योंकि एक selected ऑडियंस को टेलर किया जा रहा है, तो ये डिफरेंशिएशन हो सकती है या फोकस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो स्पेसिफिक मार्केट है, इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे इट इज अ फोकस स्ट्रेटजी. Which one of Porter's competitive strategies based on providing product or services that command a superior price? किसके अंदर हम सुपीरियर प्राइस चार्ज कर सकते हैं? कॉस्ट लीडर में पॉसिबल नहीं है, कॉस्ट फोकस में पॉसिबल नहीं है. सो इन डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं.